हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2018 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका 51वां प्रश्न है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी फलकों को रंग कर उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। छोटे घनों में से कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर घन है, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। घन होता है तो घन की सभी जो दिशाएं, सभी जो आपकी यहाँ पर जो होती हैं, यानी कि सभी जितनी भुजाएं होती हैं, ये सब बराबर होती हैं। ये आपका इस तरह से एक घन है, यहाँ पर क्यूब है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें बोला गया है कि कितने कितना है, ये 3-3 सेंटीमीटर का है, यानी इस तरह से है आपका ये क्यूब। आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक क्यूब बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है। और बाद में यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर इसकी भुजा को जो है 1-1 सेंटीमीटर वाले उसमें काट लिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 का 1-1 करेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी एक तरफ इसमें 3 हो जाएंगे ऐसे करके, एक ये ऐसे तो बन जाएंगे जैसे आप देख पा रहे हैं इस चित्र में। यानी एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, ठीक है। तो ये बोला गया है। बाद में यहाँ पे बोला गया कि जो 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन बने हैं, छोटे घनों में काटा गया है। छोटे घनों में से कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं, यानी छोटे घनों में से ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 फलक पेंटेड हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आई होप आपको क्यूब का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। एक क्यूब में आपके 6 फलक होते हैं, यानी यहाँ पर एक क्यूब में आपको 6 फलक देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा 6 फलक के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 8 कॉर्नर होते हैं, यानी कि 8 यहाँ पर कोने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 12 एजेस होती हैं, यानी ये जो है एजेस बोली जाती हैं, ये एजेस है आपकी। तो ऐसे यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर 12 एजेस होती हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, आप यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाना। क्योंकि ये वाला जो आप देख रहे हैं क्यूब, यानी कि ये ऊपर जो साइड में कॉर्नर पर जो क्यूब हैं आपके, यानी कॉर्नर पर जो क्यूब बने हुए हैं, 8 क्यूब यहाँ पर हैं कॉर्नर पर, तो वो कितने साइडेड पेंटेड हैं, वो 3 साइडेड पेंटेड है। यानी ये जो क्यूब बने हुए हैं कॉर्नर पर, ये 3 साइडेड है, ठीक है, 3 साइडेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो नहीं होंगे। अब जो एजेस पर आप देखेंगे, एजेस के जो साइड में है, यानी एजेस के साइड वाले 3-3 साइड हैं, लेकिन एजेस के बीच वाले जो हैं, जो क्यूब है, बीच वाला जो क्यूब है वो केवल 2 साइडेड पेंटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ना, एज के जो बीच में जो है ये वाला क्यूब है, ये आपका केवल 2 साइडेड पेंटेड है। तो ऐसे कुल मिलाकर आपकी कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं। और हर एजेस पर यहाँ पर आपको एक क्यूब देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी दो तरफ से पेंटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर 12 क्यूब ऐसे हैं, यानी छोटे घनों में से कितने घनों के, यानी कि छोटे घनों में से 12 घन ऐसे हैं जिनके 2 साइड पेंटेड हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए। एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका यहाँ पर एक ये होता है कि भाई इसका एक फॉर्मूला है, यानी एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड जो है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 12n-2 करके एक फॉर्मूला भी है इसका, यानी 12। यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, यानी कि घन की जो भुजा है उसकी लंबाई, तो यहाँ पर कितनी है 3 - 2, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 12 × 1 यानी कि 12, यानी कि 12 आपके ऐसे क्यूब हैं यहाँ पर जो कि आपके 2 तरफ से 2 फलक पर, जिनके 2 फलक रंगे हुए हैं। तो 51 में का आंसर है आपका ए वाला। 52वां प्रश्न है अब आपका। यदि 700 से 1000 तक सभी संख्याएं लिखी जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें आपका सैकड़े का अंक जो है किससे, दहाई के अंक से, और दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से बड़ा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर आपको लेकर समझाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सामने एक अंक है आपका, एक संख्या है आपकी 987। तो 987 में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सैकड़े का अंक है 9 वाला, ये किससे, ये आपके दहाई के अंक से बड़ा है। वहीं जो दहाई वाला अंक किससे बड़ा है, आपके इकाई के अंक से बड़ा है। तो हमें ऐसी संख्याएं 700 से लेकर 1000 के बीच में आइडेंटिफाई करनी है, ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं, और बाद में उन सबको जोड़कर बताना है। अब देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये काफ़ी लेंथी प्रश्न होते हैं। इनको करने के लिए आपको एक तो टाइम चाहिए एग्जाम में, दूसरी बात पेशेंस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप एग्जाम में जरा भी आपको ये लगा कि भाई हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पर पूरा प्रश्न आप जो है गलत कर बैठेंगे और इसका सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले धैर्य बढ़ती है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम 700 से 800 के बीच में ऐसी संख्याएं आइडेंटिफाई करेंगे जो कि आपकी ये वाली कंडीशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो 700 से 800 के बीच में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 700 से 70, यानी कि 770 के बाद की जो संख्याएं हैं वो इस तरह का पैटर्न फॉलो करती हैं। 770 के बाद में 770 से लेकर 60 के बीच में जो सीरीज है उसमें इस तरह के पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी हम यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप 765 से स्टार्ट हो जाती हैं,
765 से, 766 भी नहीं, 765 से ये स्टार्ट हो जाता है। 770 और 60 के बीच में 765 से इस तरह की संख्या हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो लिख लीजिए 765, 764, 763, 762, 761 और 760। यानी कि यहाँ पर 770 से लेकर 760 के बीच में हमें ये संख्याएं मिल गई। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अब 760 और 750 के बीच में आइडेंटिफाई करेंगे। तो 760 और 750 के बीच में आप देखेंगे 754 से ऐसी संख्याएं मिलती हैं जिनमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है। 754, 753, 752, 751 और 750। समझ गए होंगे यहाँ तक। इसी तरह से अब किसमें 750 से 40 के बीच में देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होती है कंडीशन ये, तो 743 से कंडीशन ये स्टार्ट होती है। 743 आपकी ऐसी संख्या है जिसमें कंडीशन लागू होती है। उसके बाद 742, उसके बाद आपका क्या आएगा 741, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर 740। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसी तरह से 740 से 730 के बीच में कहाँ से स्टार्ट होती है कंडीशन ये, 700 आपके यानी 700 आपका जो आएगा 32 पे ये कंडीशन लागू होती है। 731 वाली संख्या पर ये लागू होती है कंडीशन, और फिर किस पर 730 पर ये लागू हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 700 यानी 30 तक तो देख लिया। 730 से लेकर 20 के बीच में आप देखेंगे तो 730 से 20 के बीच में यहाँ पर केवल 2 अंकों पर ये कंडीशन 2 संख्याओं पर लागू होती है, 721 पर और 720 पर। 720 से लेकर 10 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर केवल एक ऐसी संख्या है जिस पर ये कंडीशन लागू हो रही है। अब जोड़ लेते हैं कितने नंबर ये आए हैं, कितने हमें ये नंबर में बोल रहा हूँ, कितनी ये संख्याएं हमें देखने को मिली हैं, ये हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, इसमें आपको 5 देखने को मिलेंगी, इसमें आपको 4 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इसमें 3, इसमें आपके 2 और इसमें आपका 1। अब क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे। 700 से 800 के बीच जितने हमने ये संख्याएं ढूंढी हैं इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम। यानी हमें पता चल गया कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 21 संख्याएं जो हैं वो 700 से 800 के बीच में। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात आपकी खत्म नहीं हुई है। अभी तो हमने केवल 700 से 800 के बीच में जो संख्या हैं वो यहाँ पर निकाली हैं। अभी तो आपके 800 और 900 के बीच में है। तो अब 800-900 वाली जो संख्या है उनके लिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर इस तरह से हम आपको बना के नहीं दिखाएंगे, टेबल टाइप में बनाकर नहीं दिखाएंगे, अब हम अपने मन में ही ले लेंगे, यानी मन में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। तो अब आप 800 से 900 के बीच वाली जो संख्याएं हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए। 800 से 900 के बीच ये कंडीशन जो है वो किन किन संख्याओं पे लागू होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 800 से 900 के बीच में आपकी जो कंडीशन है वो खास करके जो 880 वाली जो है, यानी 880 और 870 के बीच में से स्टार्ट हो जाएगी। ये 880 और 70 के बीच में से, यानी खास करके आप देखेंगे जो 876 है यानी 876, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। 876, 875 ऐसे करके ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरह से अगर आप करेंगे यहाँ पर, यानी कि 876 से 870 के बीच ऐसे आप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये 76 से 70 के बीच में लिख दे रहा हूँ, 876 से स्टार्ट हो जाएगी ये। तो आप सबसे पहला इसमें कितना आएगा, यानी यहाँ पर यानी ये 6 आए थे इसमें। यानी देखिए समझने वाली बात ये, यहाँ पर हमने कितने लिए थे, यहाँ पर मैं 765 तक गए थे। नहीं 765 से यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ एक आगे बढ़कर हो रही है, यानी यहाँ हमारी 876 से हो रही है। यानी कि इतना समझ लीजिए, यहाँ से 65 से हुई थी स्टार्टिंग इसमें, और 800-900 वाले में यहाँ पे कितने से हो रही है स्टार्टिंग हमारी इस कंडीशन की, 876 वाले से हो रही है, यानी इससे एक ज़्यादा से हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 6 5 4 3 2 1 आया था, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 7 5 4 3 2 और 1, यानी हमें ये अंक यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारी जो है संख्याएं यहाँ पर मिलेंगी जो कि ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही होंगी। इसमें 6 और रह गया है, यहाँ पर एक 6 और रह गया है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर 6 लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पर 6 और आएगा यहाँ पर, यानी कि 7 + 6 + 5 + 4 + 3 2 + 1। यानी आप समझ गए होंगे जो 700 से 800 के बीच में हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, 765 से गिनना स्टार्ट किए थे। और यहाँ पर हमने पहले बता दिया, यहाँ पर कितने 876 से स्टार्टिंग हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले आप 876 से लेकर 870 तक गिनेंगे, उसके बाद सब पैटर्न तो फिर यही फॉलो होगा भाई। 876 से लेकर 70 तक आपकी कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। उसके बाद सेम पैटर्न आपको यही फॉलो करना है। तो आपको ये दोबारा थोड़ी ना गिननी है या निकालनी है। तो दोबारा से हम ये इतना बाद बाकी जो पोर्शन है वो हमने यहाँ एडिट उतार दिया, ये वाला समझ गए होंगे आप। यानी कि ये आपने ये 876 से 70 के बीच जितनी संख्याएं वो आपने यहाँ पर लिख के काउंट कर ली, कितनी संख्या आ रही हैं, 7 का संख्याएं आ रही हैं, और बाद बाकी पैटर्न यही फॉलो होना है। तो हमने ऐसे ही लिख लिया। तो इसका मान कितना आया, इसका मान निकल कर आया 28। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या, अब 900 से 1000 के बीच वाली हम देखेंगे। यानी 900 से
जो 1000 के बीच आपकी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी ये कंडीशन फॉलो कर रही हैं। तो आप यहां पर देखेंगे 900 से 1000 के बीच में जो ये कंडीशन है वो 987 से स्टार्ट होती है। पहला ही अंक मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बताया था। तो 987 से ये कंडीशन स्टार्ट होती है। अब ध्यान देना आप यहाँ पर, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, 987 यानी कि अभी तक हमने कहाँ तक देखा था, 876 तक देखा था, और उस हिसाब से ये आपकी ये बन रहा था, यानी इतनी संख्या निकल कर आ रही थी। अब चूंकि हम इसमें और थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, यानी कि तो ये कितनी संख्या यहाँ पर आ जाएंगी, 987 से लेकर आप 980 तक काउंट कर लीजिए, आपको 8 संख्याएं ऐसी मिलेंगी देखने को। उसके बाद सेम आपका यही पैटर्न जो है यही आएगा, सेम पैटर्न आपका यही वाला आएगा, यानी आपको फिर अतिरिक्त कोई काउंटिंग नहीं करनी है, केवल ये। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपकी 8 हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं भाई। आपके 800 से 900 के बीच में 876 से स्टार्ट हुआ था पैटर्न, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने से 987 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने 987 से लेकर 980 की संख्याएं जो काउंट कर ली, उसके बाद तो सेम पैटर्न नहीं फॉलो होगा, समझ रहे हैं आप। तो इसके लिए फिर बाद में हम भाई ATJ उतार देते हैं, 7 6 5 4 3 2 + 1। तो आप जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 36। अब बाद में क्या करना है, बाद में आपको इन सबको जोड़ देना है, यानी कितना हुआ 21 28 और 36। तो यहाँ पर आप अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 4 और 1 5 और 3 8, यानी कि 700 से 1000 के बीच ऐसी संख्याएं जिनमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से और दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, ये 85 संख्याएं हैं। तो आंसर है 52 का आपका C वाला। अब आप समझ रहे होंगे, लेंथी प्रश्न था, लेकिन अगर हम लॉजिकली हम चले तो हमने नीचे की दो जो हैं, यानी नीचे के आपके 800 से 900 के बीच या 900 से 1000 के बीच में जो संख्याएं गिननी थी, उनको स्मार्ट तरीके से हमने गिन लिया और समझ में भी आपको आ गया होगा। 53वां प्रश्न है अब आपका, बड़ा सीधा सा प्रश्न है, सामने ही है उत्तर इसका। यदि लेखनी जो है ये किससे, ये पेंसिल से छोटी है, पेंसिल जो है वो पुस्तक से छोटी है, और पुस्तक जो है वो टोपी से बड़ी है। वो पुस्तक किससे बड़ी है, पुस्तक आपकी टोपी से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सत्य है, लेखनी इज ग्रेटर देन टोपी। देखिए ये गलत है, लेखनी आपकी जो है टोपी से बड़ी नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो पेंसिल है आपकी खास करके ये किससे, ये पुस्तक से छोटी है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये लेखनी जो है पेंसिल से भी छोटी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये पुस्तक जो है लेखनी जो है वो टोपी से बड़ी नहीं होगी। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। लेखनी लेस देन पुस्तक, हाँ ये बिल्कुल सही है, लेखनी जो है आपकी पुस्तक से छोटी होगी, क्योंकि ये वाला आ जाएगा पैटर्न, ये वाला पैटर्न यहाँ पर आ जाएगा। लेखनी यहाँ पर आप फाइनली आप ये पाएंगे, लेखनी जो होगी आपकी वो पुस्तक से छोटी होगी। तो यहाँ पर 53 का B वाला यहाँ पर सही है, तो आंसर है आपका B। 54वां है आपका, एक पुस्तक विक्रेता ने X रुपए प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की A पुस्तकें बेची, X + 2 रुपए प्रति पुस्तक की दर से इतिहास की A + 2 पुस्तकें बेची, तथा X - 2 रुपए प्रति पुस्तक की दर से गणित की A - 2 पुस्तकें बेची। उसकी कुल बिक्री कितनी है। देखिए ध्यान देना, बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा आपको जटिल दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये X और A के फॉर्म में यहाँ पर ये एंटर कर दिए, यानी यहाँ पर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट एंटर कर दिए हैं, ताकि आपको ये लगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ पर एक तरफ क्या दिया है, यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, ठीक है, नंबर यानी कितनी कितनी पुस्तकें बेची हैं, उनके रेट दिए हैं, नंबर दिए हैं, रेट दिए हैं, और एक तरफ क्या है, सेल दी है, सेल रुपीज में। तो देखिए यहाँ पर बताए गए हैं कि एक पुस्तक विक्रेता ने X रुपए प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की कितनी A पुस्तकें, यानी कि यहाँ पर भूगोल की कितनी पुस्तकें हो गई, भूगोल की आपकी ज्योग्राफी की पुस्तकें हो गई A, और ये कितने के रेट में बेची हैं, यानी जियो की मैं लिख देता हूँ, जियो की आपकी पुस्तकें हो गई A, और ये किस रेट में बेची हैं, X रुपए के हिसाब से बेची हैं। तो यानी कि सेल कितना हो गया इनका, यानी सेल रुपए कितना हो गया, A × X, यानी भाई जितनी पुस्तकें हैं, मान लीजिए पुस्तकें 5 हों और रेट जो है X या बराबर 3 हो, तो कितना हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई तो कर देंगे तो पता चल जाएगा सेल रेट, यानी कितने रुपए में ये बिकी हैं। तो यहाँ पर जियो का आपने देख लिया, यानी A × X आ गया। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, भूगोल की पता चल गई, इतिहास की देख लेते हैं। इतिहास की इसने कितनी बेची हैं, A + 2 पुस्तकें हैं, और कितने रुपए के हिसाब से, X + 2 के हिसाब से, X + 2 के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा A + 2 × X + 2, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कुछ इस तरह से आ जाएगा, AX + 2A + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 4, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये तो आपका हो गया हिस्ट्री का। अब इसी तरह से आप देखेंगे किसकी अब रह गई पुस्तक, मैथ की, यानी कि मैथ की पुस्तकें कितनी हैं यहाँ पर, मैथ की पुस्तकों की संख्या कितनी है यहाँ पर, A-2, मैथ की पुस्तकें हैं A-2, और कितनी रुपए के हिसाब से बेची हैं, X-2 के हिसाब से, X-2 के हिसाब से। तो सेल कितनी हुई है वो हम निकाल लेते हैं, A-2 यानी पुस्तकें आपकी नंबर ऑफ पुस्तक नंबर ऑफ बुक्स, और कितने में बेची गई हैं, नंबर ऑफ जो भी आपका रेट रहा है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी X-2 में बेची गई हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए इनका, तो ये आ जाएगा AX, ध्यान से, और ये आ जाएगा माइनस का 2A। इसी तरह से यहाँ पर आप आगे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का कितना 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पर पता चल गया आपको, यानी कि फाइनल आपको कीमत पता चल गई। तो यहाँ पूछा गया उसकी कुल बिक्री कितनी हुई। कुल बिक्री के लिए क्या करेंगे, जितना यहाँ पर जो जो पुस्तकें बिकी हैं इन सबको आप जोड़ देंगे, यानी इन सब की जो वैल्यू प्राप्त हुई है इन सबको आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। कौन कौन सी वैल्यू जोड़ देंगे, ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे, ये वाली जोड़ेंगे, और ये वाली वैल्यू को आप जोड़ देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कुल उसकी कितनी बिक्री हुई है। तो जोड़िए यहाँ पर, यानी टोटल आपकी कितनी अर्निंग हुई है। तो टोटल बराबर AX लिख सकते हैं इसको, यानी A इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, AX हो गया। और आपका अगला वाला कौन सा है आपका AX प्लस 2A, ध्यान से आपको करना है ये AX प्लस 2A प्लस 2X प्लस 4। इसी में अगला वाला ये वाला आ जाएगा AX माइनस 2A माइनस 2X प्लस 4। अब देख लेते हैं कुछ कटेगा इसमें से, हाँ कटेगा। आप देख रहे हैं कि एक -2 है और दूसरा -2x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला +2 और ये वाला 2x कट गया। अब आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितने आपके ax हैं, एक ये ax है, ये है और एक ये है, यानी इसमें आपके टोटल 3 ax हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। और 4 कितने हैं, 2 4 हैं, 1 2, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 8, यानी कि यहाँ पर इसने जो अपनी टोटल बिक्री की है वो 3ax प्लस 8 रुपए की बिक्री की है। तो यही आपका आंसर है, 54 का आंसर होगा आपका बी। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं इनसे घबराना नहीं है, आसान भाषा में पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, केवल और केवल यहाँ पर वैल्यू के स्थान पर आपको क्या है, एक अल्फाबेट दे दिए हैं और आपको कंफ्यूज करना है, यानी वेरिएबल रख दिए गए हैं और आपको कंफ्यूज करना है कि आप कैसे भी कंफ्यूज हो जाएं। तो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। 55वां प्रश्न है अब आपका, 55 है आपका। किसी झोले में 15 लाल गेंदें और 20 काली गेंदें हैं। प्रत्येक गेंद पर 1 या 2 या 3 की संख्या लिखी है। लाल गेंदों के 20% पर संख्या 1 तथा उनके 40% पर संख्या 3 लिखी है। इसी प्रकार काली गेंदों में 45% पर संख्या 2 तथा 30% पर संख्या 3 लिखी है। एक बालक यादृच्छिक एक गेंद निकालता है। यह गेंद यदि लाल है और उस पर 3 की संख्या है, अथवा यदि गेंद काली है और उस पर 1 या 2 की संख्या है, तो बालक जीत जाता है। उसके जीतने की प्रायिकता क्या है, यानी ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में, जो जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं उनको लिख लेते हैं। यानी आपकी जो रेड बॉल है वो कितनी है, वो 15 है, और आपकी जो ब्लैक बॉल है वो कितनी है, वो आपकी 20 है, यानी 20 है। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल आप अगर इनका करेंगे तो टोटल आपको पता चल गया 15 प्लस 20, यानी कि यहाँ पर 35 आपकी टोटल बॉल है। और ये किस में पड़ी है, एक थैले में पड़ी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बोला गया है कि यहाँ पर ये तो गेंद है और इन पर क्या क्या अंकित है, 1 2 या 3 हर गेंद पर अंकित है। जो आपकी रेड वाली गेंदें हैं, लाल वाली, तो लाल वाली आपकी गेंद कितनी है, 15 गेंदें हैं। 15 आपकी क्या है, रेड बॉल्स हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ 15 रेड हैं। तो इनमें से बोला गया कि इनमें से 20% पर संख्या 1 अंकित है, यानी 15 का 20% आप निकाल लीजिए। देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नए अभ्यर्थी हैं, उनको नहीं पता होगा कि 15 का 20% कैसे निकालेंगे, तो वो ध्यान से समझ लीजिए। तो 15 इंटू 20%, 15 का 20% का मतलब क्या, यानी 20/100, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसके नीचे 100 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर आप इससे इसमें भाग देंगे कितना आएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा। कितना प्राप्त हुआ आपको, यानी कि यहाँ पर आप समझ गए कि जो 3 गेंदें हैं ये कितनी है, इन पर 1 काउंट है, यानी 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके पीछे हम 1 डाल देते हैं, यानी आपको ये पता चल गया कि 3 गेंदें हैं जिनके ऊपर 1 नंबर पड़ा हुआ है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये 3 गेंदें ऐसी हैं जिनके ऊपर 1 नंबर पड़ा हुआ है। अगला है कि तथा उनके 40% पर संख्या 3 लिखी है। अब
15 का 40% और निकाल लीजिए। मैं थोड़ा यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। 15 का 40%, इन पर संख्या 3 अंकित है, तो 15 गुणा 40/100। आप इसको जब काटेंगे, ठीक है, ये कट गया आपका, ये आपका कितने बार, यानी कि ये 2 और ये यहाँ पर 5, ये कितना हुआ, 15 को 3 बार काटेगा ये, तो यहाँ पर 3 × 2 का मतलब क्या होगा 6। ये 6 गेंदें ऐसी हैं जिन पर 3 नंबर पड़े हुए हैं, 3 नंबर अंकित है। तो अब यहाँ पर आपकी कितनी बची जिन पर 2 नंबर अंकित होगा, तो यहाँ पर आपकी 6 3 9 तो यही हो गई। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर पता चल जाएगा आपको कि 15 - 9 यानी 6 और 3 9, जो कि 3 आपकी 1 नंबर की हैं, 6 आपकी 3 नंबर की हैं। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। 6 बॉल्स आपकी जो है कितनी हैं जिन पर 2 नंबर अंकित है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये तो रेड बॉल्स का हमने निकाल लिया था। अब जो ब्लैक वाली बॉल्स हैं उनका भी निकाल लेते हैं, काली गेंदों का निकाल लेते हैं। यानी हमारे पास 20 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लिखते चलेंगे, और सिस्टमेटिक तरीके से इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि यहाँ पे नया सा नया अभ्यर्थी, बिल्कुल जिसने कभी भी मैथ नहीं जाना है या कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है या फिर बहुत पहले छोड़ चुका है, वो भी उसे आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप 20 काली गेंदें हैं। अब इसमें काली गेंदों के लिए कंडीशन क्या बोली गई है, काली गेंदों में 45% पर संख्या 2, यानी कि इसमें से 45% ऐसी गेंदें हैं 20 में से जिन पर कितना, यानी 20 × 45%। तो इसका सॉल्व कर लीजिए आप सॉल्व करेंगे, यानी 20 पंजे 100 तो ये 9 बार गया। यानी हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 9 गेंदें ऐसी हैं जिन पर 2 नंबर अंकित है। इसी तरह से आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 30% पर संख्या 3 अंकित है, यानी 20 गेंदों की 30% गेंदें ऐसी हैं जिन पर क्या है, संख्या आपकी अंकित 3 नंबर अंकित है। तो इससे ये कट गए 0 से 0, तो यानी 6 गेंदें ऐसी हैं जिन पर 3 नंबर अंकित है। तो इसका मतलब यानी कि 1 नंबर वाली गेंदें कितनी हो गई, अब आप देख लीजिए 1 नंबर वाली गेंदें, तो 20 - 9 और 6 कितना हुआ 15, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब कितना है, 5 गेंदें आपकी ऐसी हैं जिन पर आपकी 1 नंबर पड़ा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक तो हमने ये निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में जो कहा गया है उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। यहाँ तक देख लिया, यह एक बालक यदृच्छया एक गेंद निकालता है। यह गेंद यदि लाल है और उस पर 3 की संख्या है, अथवा यदि गेंद काली है और उस पर 1 या 2 की संख्या है, तो बालक जीत जाता है। यानी यदि लाल है और उस पर कितने की 3 की संख्या है, यानी हमें एक तो ये वैल्यू यहाँ से चलनी है एक, और दूसरी वैल्यू क्या क्या बताइए इसमें, यानी कि लाल है और उस पर किसकी 3 की संख्या है, 3 की संख्या वाली है ये। अथवा यदि गेंद काली है उस पर 1 या 2, यानी गेंद काली है और काली में कौन कौन से 1 या 2 वाले, यानी कि ये वाले। ठीक है, तो अब आप इनकी प्रायिकता निकाल लीजिए। इनकी अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, तो आपकी जो 6 गेंदें ऐसी गेंदें जिन पर 3 नंबर पड़ा हुआ है, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, अभीष्ट प्रायिकता आप लिख लीजिए, यहां पर लिख देता हूं। अभीष्ट प्रायिकता ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी बोला गया है कि यह गेंद यदि लाल है तो उस पर 3 की संख्या अंकित है। तो हमें पता है 3 की संख्या वाली अंकित गेंदें कितनी है, 6 गेंदें हैं। तो 35 में से आप करेंगे 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 6/35, टोटल कितनी है आपकी 35 है। और यहाँ पे लाल वाली यानी कि जो 3 नंबर वाली गेंद है लाल की, वो कितनी है 6 है, तो 6/35 हो गया आपका। इसके अलावा यहाँ पर किस किस का बोला गया है, काली की आपकी 1 नंबर वाली और 2 नंबर वाला, तो काले का आपका कितना है, यानी काली गेंदें कितनी है हमारी 5 गेंदें हैं, तो 5/35 प्लस यहाँ पर जो आपकी 2 नंबर वाली कितनी है 9 है, तो 9/35, क्योंकि 35 आपकी टोटल गेंदें हैं दोनों काली और लाल मिलाकर। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 6 और 5 कितना होगा 11, और 9 आपका कितना हुआ 20 बट्टे कितना आ गया 35 आ गया यहाँ पर। इसको आप काटेंगे, ये आपका 5 से काटेंगे तो ये 4 बार और ये आपका 7 बार, यानी अभीष्ट प्रायिकता आपकी जो होगी 4/7 होगी, 4/7 होगी। यही आपका फाइनल आंसर है। तो आंसर होगा आपका 55 का बी वाला। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन कैसे कैसे की है वो भी समझ में आ गई होगी पूरी। एग्जाम में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं यूट्यूब पर समझा रहा हूं तो मुझे समझाने के उद्देश्य से यहाँ पर पूरा निकालना पड़ता है। कई अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किया कि सर आप टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो टाइम मेरा लेने का रीज़न यही है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं भी एग्जाम में बैठा होता तो मैं भी यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देता, मुझे भी यहाँ पर टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको समझना है और मुझे समझाना है, इसलिए यहाँ पर टाइम लगता है। 56वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर 56। 2 व्यक्ति ए और बी किसी वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं। प्रारंभ में बी ए से आगे है तथा उनकी स्थितियां वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाती हैं।
जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यस्त है, सम्मुख है, तब वह बी से मिलता है। ए और बी की चालों में क्या अनुपात है यदि वे एक समान चाल से दौड़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक आपका एक वृत्ताकार पथ है, मैं एक वृत्ताकार इसलिए पथ बना लेता हूं, इस तरह का एक पथ है, वृत्ताकार पथ है। यहां पर बोला गया है कि जो बी है, देखिए मैं अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूं, यहां पर कहीं आपका क्या है, ये बी है, ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका कहां है, पीछे की तरफ इसका ए है। ये क्या है आपका, ये केंद्र बिंदु है, वृत्त का आपका केंद्र बिंदु है। तो ये आपका बी हो गया यहां पर और ये आपका क्या हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, इस तरह से यहाँ। और इनके बीच का जो कोण है ये कितने अंश का है, 30 डिग्री का है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका प्रश्न बोल रहा है। यानी प्रारंभ में बी ए से आगे है, बी जो है वो आप देख रहे हैं, बी जो है ए से आगे है और उनकी स्थितियां क्या है, वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण बना रही है। यानी वृत्त के केंद्र पर इनका कोण कितना बनना है, 30 अंश का बनना है। जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यास का सम्मुख है। यानी व्यास क्या होता है, व्यास आपका यही होता है, यानी पूरा पूरा इस तरह से ये व्यास होता है, इस तरह से। यानी यहां पर बोला गया है कि जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो कि उसके प्रारंभिक बिंदु से व्यास का सम्मुख है, यानी कि ये बिल्कुल इस जगह पे पहुंचता है यहां पर, ठीक है, ध्यान देना। यानी कि ए जब यहां से चलकर ये व्यास यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है, और बी फिर कहां से, बी अपना यहां से ऐसे पहुंच जाएगा यहां पर इस बिंदु पर चल के। तो आप देख लीजिए यहां पर ये लाइन पर, और यहां पर आपका ये पता होना चाहिए कि ये जो कोण जो होता है वो कितने का होता है, 180 का होता है, 180 का होता है। यानी कि यहां पर जो कोण ये बन रहा होगा पूरा, ठीक है, ये 180 का होगा। अब क्योंकि 30 अंश यहां पर बन चुका है तो ऑलरेडी ये कितने का हो गया, 150 अंश से दर बचा। यानी कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर बी ने, हम मान लेते हैं ये वाला बिंदु आपका डी मान लेते हैं, बी ने डी बिंदु तक पहुंचने के लिए कितने अंश का कोण बनाया है, यहां पर 150 अंश का कोण बनाया है। वहीं ए ने डी बिंदु तक पहुंचने के लिए कितने अंश का कोण बनाया है, 180 अंश का कोण बनाया है। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ए और बी की चालों में क्या अनुपात है यदि वे एक समान चाल से दौड़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो स्पीड है, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं, यानी कि जब स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम भी यहां पर कांस्टेंट आपको देखने को मिल रहा है। यानी टाइम यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम जब कांस्टेंट है आपका, तो क्या आप देखते हैं स्पीड जो है आपकी, ये किसकी है, ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यहां तक बात क्लियर है। स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो रेशियो आपका डिस्टेंस का रहेगा वही स्पीड का भी यहां पर रहने वाला है। यानी जो रेशियो आपका डिस्टेंस का निकलेगा वही यहां पर आपका स्पीड का भी रहने वाला है, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम कांस्टेंट है। तो आप निकाल लीजिए ए रेशियो बी, ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। ए कितने अंश का कोण बना रहा है डी तक पहुंचने के लिए, 180 अंश का बना रहा है कोण, तो 180। बी कितने अंश का कोण बना रहा है, क्योंकि बी जो था ए से ऑलरेडी 30 अंश आगे था, तो ये 150 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे डी बिंदु तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 180 और 150। यहाँ पे 30 से आप भाग दे दीजिए, 30 से भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 30 से भाग देने पर आपको ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 5। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस हो गई। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यानी ए और बी की डिस्टेंस में अनुपात कितना है, 6:5। यानी अभी आपने ऊपर डिस्कस ही किया है, जब टाइम कांस्टेंट हो यहाँ पर तो स्पीड प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली किसके, डिस्टेंस के। यानी कि जब डिस्टेंस आपकी 6:5 में ए और बी की, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर स्पीड भी दोनों की कितनी होगी, इसी अनुपात में होगी, 6:5 में। समझ रहे हैं आप। तो यदि भी एक समान चाल से दौड़ रहे हैं तो ए और बी की चालों में क्या अनुपात है, तो ए और बी की चाल जो है आपकी ये 6:5 है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 56 का ए वाला। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आंसर है यहाँ पर 56 का ए। 57वां प्रश्न है अब आपका, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए उसे 30 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। यानी कि यहां पर कहा गया है किसी परीक्षा के लिए कितने 40% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। 40% कितने हैं, ये 40% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। यहां तक बात क्लियर है आपको। तो बोला गया है यहां पर कि मान लीजिए उसने 30 अंक जो है गेन किए हैं और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि मान लीजिए 60 अंकों पर क्या था आपका, पासिंग मार्क था। 60 मार्क पर यहां पर इसका जो था पासिंग मार्क था, लेकिन इसने कितने गेन किए, इसने मात्र 30 गेन किए। अगर इससे 30 और मिल जाते तो क्या है ये यहां पर आपका क्या है, ये पास हो जाता है। यहां पर ये बात बोली गई है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप
बैठते होंगे उसमें 100% का पूरा होता है टोटल पेपर, पूरा पेपर 100% का होता है और आप 100% में से यहाँ पर मार्क्स गेन करते हैं, कितने भी परसेंट आप गेन करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 60 नंबर हैं, जो आपके 60 मार्क्स हैं आपके, ये कितने के बराबर हैं? 40% के बराबर, 40% के बराबर है। क्योंकि कंडीशन में जो बोला गया है कि मान लीजिए उसे 30 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उसने 30 अंक गेन किए, अगर 30 अंक और उसके पास होते तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी अगर वो 60 अंक लेकर आता तो वो पास हो जाता। और 60 अंक किसके बराबर हैं? 40% के बराबर, क्योंकि पासिंग मार्क के बराबर हैं ये। तो ये 60 जो है आपके मार्क्स किसके बराबर हैं? यानी कि ये 40 के बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको 100% में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 60 मार्क्स हैं, इसको 100% में, और 40 को 100% में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें 100% मार्क्स पता करने हैं। तो 100% के लिए क्या करेंगे, इसमें आप 5/2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5/2 का ही आप इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लीजिए, ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 30, और ये आप इससे इसे काटेंगे तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 20। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 150 मार्क्स, और ये आपका इधर हो गया यहाँ पर 100%। यानी कि जो आपका पूरा पेपर है वो कितने नंबर का है, वो 150 नंबर का है। तो यहां पर आंसर होगा आपका सी वाला। 58वां प्रश्न है अब आपका, हॉकी खेलने के लिए 19 लड़के आए हैं, उनमें से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए हैं और 14 हॉकी की पैंट पहने हुए हैं। एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसने कमीज और या पैंट ना पहनी हो। पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या कितनी है? यानी कि यहां पर बोला गया है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, लिख लीजिए। जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके वो हैं 19। यहां तक बात क्लियर है आपको? अब इसमें से बोला गया है कि उनमें से 11 जो हैं ये हॉकी की कमीज पहने हैं, यानी कि इसमें से शर्ट वाले बच्चे कितने हैं, जो शर्ट पहने हुए हैं वो 11 हैं। पैंट पहनने वाले कितने हैं इसमें, हॉकी की पैंट पहनने वाले, यानी कि यहां पर जो पैंट पहनने वाले बच्चे हैं ये कितने हैं, 14 हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर शर्ट और पैंट वाले बच्चों को अगर हम जोड़ दें, दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 11 + 14। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 25 आ गया। ये जो आप निकल कर आ रहा है 25, ये तो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हमारे बच्चे तो मात्र कितने हैं, 19 बच्चे ही हैं, लेकिन यहाँ पे 25 निकल कर आ रहा है। भाई शर्ट और पैंट दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 25 यहाँ पे निकल कर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि दोनों पहने होंगे, जिन्होंने पैंट भी पहना होगा और शर्ट भी पहनी होगी, ऐसे भी यहाँ पे बच्चे होंगे, तभी तो ये हमारा 25 निकल कर आ रहा है। भाई यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने पैंट भी पहनी होगी और शर्ट भी पहनी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैंट और शर्ट दोनों पहनी है। तो यहाँ पर सिंपल है, 25 में से आप 19 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 25 में से आप जब 19 को घटाएंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो होगा 6। यानी कि यहाँ पर 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपकी पैंट भी पहनी है और शर्ट भी पहनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, पूरी वर्दी पहने लड़कों की संख्या क्या है, 6 है। तो आंसर है आपका यहां पर 58 का सी वाला। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं और नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और उसके पश्चात आने वाले 6 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। ए, बी, सी और डी छात्र हैं, वे 4 विभिन्न शहरों यानी P, Q, R और S इसी क्रम में नहीं में पढ़ रहे हैं। साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज अनिवार्यतः ये भी इसी क्रम में नहीं है, इसमें पढ़ रहे हैं, जो 4 विभिन्न राज्यों गुजरात, राजस्थान, असम और केरल में स्थित है। यानी इसी क्रम में नहीं, हो सकता है अलग अलग हो क्रम। तो इससे संबंधित कंडीशन दी हुई है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप टेबल मेथड अपनाएं, यानी टेबल एक बना लें। तो एक तरफ तो हम यहाँ लिख लेते हैं आपके 4 विद्यार्थी हैं आपके, तो चारों विद्यार्थियों के बारे में लिखते हैं। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया आपका, और ये आपका डी हो गया। कहाँ कहाँ पर, 4 विभिन्न शहर, यानी यहाँ पर ऊपर एक तरफ आपका आ जाएगा सिटी। ठीक है, इसके अलावा इनके जो शहर हो गए, अब ये कॉलेज हो गए, यानी एक शहर, इसके बाद कॉलेजेस, तो इनके कॉलेजेस। ठीक है, आगे क्या है, यानी कि इसके बाद राज्य आ जाएंगे, स्टेट आ जाएंगे, यानी सिटी, कॉलेजेस और फिर आ जाएंगे इनके स्टेट। यहां तक बात क्लियर है? तो आपने ये बना लिया है, यहां पर इस तरह से ये बन के आपका तैयार हो गया। चलिए अब यहां पर इंफॉर्मेशन को फिल करते जाते हैं। डी जो है वो असम में पड़ रहा है, यानी डी वाला जो है इसका स्टेट कौन सा है, आसाम है। यहां तक बात क्लियर है आपको? आगे बोला गया है इसमें डी जो है वो असम में पड़ रहा है,
आर्ट्स कॉलेज शहर एस में स्थित है, यानी कि सिटी जो आपका कौन सा है, एस है, इसमें कौन सी कॉलेज है, आर्ट्स वाली कॉलेज है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, यानी कि जो सिटी आपकी कौन सी है, यानी कि जो शहर एस है इसमें आर्ट्स कॉलेज है और ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हम यहाँ पे फिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने ये अलग लिख ली है, हम इसका उपयोग बाद में करेंगे। ए जो है ये कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, यानी कि ए किसमें, कॉमर्स कॉलेज में है, तो हमने यहां पर इसके आगे कॉमर्स लिख लिया। बी शहर क्यू में पढ़ रहा है, बी जो है ये कौन सी सिटी में है, ये क्यू सिटी में पढ़ रहा है, यहां तक बात क्लियर है। साइंस कॉलेज केरल में स्थित है, अब साइंस कॉलेज केरल में स्थित है ये भी हमें पता नहीं चला है। अब देखिए ध्यान देना, ये वाला जो हमें सेकंड वाली जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एस जो है आपका यहाँ पर एस सिटी में आर्ट्स कॉलेज और राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा दिख रहे हैं कि चार में से कोई ऐसा रो हो जिसमें अभी फिल नहीं हुई हो, तो आपकी सी वाली रो ऐसी है जहाँ पर ये तीनों आ सकते हैं, बाद बाकी तो फिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर तो आने का सवाल ही नहीं है। तो सी वाले में आपकी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी सी एस सिटी से बिलोंग करता है, आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रहा है, इसके अलावा ये राजस्थान से है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये राजस्थान से है। अब आगे की इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। देखिए यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हो गई। अब बोला गया है कि साइंस कॉलेज जो है वो केरल में स्थित है, साइंस कॉलेज जो है केरल में स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है असम, राजस्थान, और ऊपर एक ही कॉलेज कॉमर्स भर दिया तो यहाँ साइंस कॉलेज होगी नहीं। साइंस कॉलेज कौन सी होगी आपकी, साइंस कॉलेज आपकी क्यू के वाली होगी, क्यू जो है आपके साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है और ये कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। अब बचा कौन सा एक राज्य आपका, अब आपका यहां पर एक राज्य आपका बचा है गुजरात, यानी कॉमर्स वाली कॉलेज जो है वो गुजरात में है। इसके अलावा यहां पर आप कॉलेज में देखें तो कॉलेज में कौन सी एक यानी कॉलेज बची है आपकी, इंजीनियरिंग वाली बची है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, आपको इंजीनियरिंग वाली बची है। अब ध्यान देना, ए और डी के जो सिटी हैं, इन सिटी के रूप में हमारे पास दो सिटी बचे हैं, पी और आर। अब इनके बारे के इनकी सिटियों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, तो हम यहां पे लगा देते हैं P/R, यानी या ए पी में हो सकता है या फिर आर में। इसी तरह से डी में भी P/R, क्योंकि इनके बारे में जानकारी हमें ज्यादा नहीं दी गई है, तो जितनी जानकारी दी गई है तो हमने यहां पर टेबल एक ड्रॉ कर ली है। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। ए पढ़ रहा है, ए कहां पढ़ रहा है, तो यहां पर ए आपका जो है यानी कि ए गुजरात में पढ़ रहा है, तो यहां पर आंसर होगा 59 का बी वाला, यानी ए जो है आपका कहां पर, गुजरात में पढ़ रहा है। साइंस कॉलेज स्थित है, साइंस कॉलेज कहां स्थित है, देखिए साइंस कॉलेज आपकी ये वाली है, और साइंस कॉलेज जो है कौन सी सिटी में, क्यू सिटी में, और राज्य कौन सा है, केरला। तो साइंस कॉलेज शहर क्यू में स्थित है, तो 60 का आंसर होगा यहां पर ए वाला। 61वां है, सी पढ़ रहा है, सी कहां पढ़ रहा है, सी पर जाइए, ये वाला सी वाला है आपका, सी कहां पढ़ रहा है, एस सिटी में, आर्ट्स कॉलेज है इसकी, और राजस्थान स्टेट है, तो सी राजस्थान में है। यहां पर 61 का है बी वाला, बड़ा सिंपल है। यहां पर 62वां है अब आपका, यहां पर 61 तक हो गए, 62वां आप चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, देखिए डी जो है शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, डी पी या आर में से किसी एक में है, लेकिन ये एस में नहीं है, ठीक है, तो यानी कि आपका पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए साइंस कॉलेज में पढ़ रहा है, नहीं, ए जो है आपका किसमें, कॉमर्स वाली में, ए आपका किसमें, कॉमर्स वाली में, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। ए केरल में पढ़ रहा है, नहीं, ए जो है आपका गुजरात में है, दिखा देता हूं मैं, ये आपका जो है किसमें, गुजरात में है। और अगला है इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात में है स्थित है, नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर है आपकी, आसाम में स्थित है, तो आपका ये वाला भी गलत है। यहां पर 62 में का केवल ए वाला आपका कथन यहां पर सही है। 63वां है इसी से, इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सी वहां पढ़ रहा है, बी वहां पढ़ रहा है, या गुजरात में स्थित है, डी वहां पढ़ रहा है, ये डी वाला सही है। आप देख लीजिए कि डी जो है किसमें, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, जो कि आसाम में स्थित है, तो यहां पर 63 का आंसर होगा आपका डी वाला। 64वां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, इंजीनियरिंग कॉलेज असम में स्थित है, बिल्कुल सही, अभी आपने इसको देखा था, ये असम में स्थित है। शहर क्यू असम में स्थित है, नहीं, यहां पर पी और आर में से कोई एक शहर आएगा जो कि क्लियर नहीं है, तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। सी केरल में पढ़ रहा है, सी वाला भी बिल्कुल गलत है, सी केरल में नहीं है, बल्कि वो कहां है, वो राजस्थान में है, तो यहां पर सी वाला भी गलत है। बी गुजरात में पढ़ रहा है, बी वाला भी गलत है, बी गुजरात में नहीं है, बल्कि बी कहां है, बी केरल में है, तो यहां पर आपका 64 का सही आंसर होगा आपका
ए वाला। 65वां प्रश्न है अब आपका, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% लाभ कमाता है, तथापि जब वह उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। उतने प्रतिशत का मतलब क्या है, x% का लाभ हुआ तो x% की ही हानि होती है। वस्तु की मूल लागत कितनी है? तो देख लीजिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है। ये आपका क्या है, एक कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु का, हमें नहीं पता है, इसको अभी हमें ज्ञात करना है कि कितना कॉस्ट प्राइस है। अभी हमें ये पता है कि इसने क्या है, एक बार जब सेल किया, यानी सेल प्राइस इसने जब एक बार सेल किया तो कितना था इसका, 40 रुपीज़। यहाँ तक बात क्लियर है। और जब इसने एक बार ये सेल किया है 40 रुपए में, तो इसको क्या है, यहाँ बताया गया है x% का क्या है, x% का लाभ हुआ, x% पॉजिटिव, x% को ये प्रॉफिट बना है। सेकंड वाला इसने जब सेल किया है, सेकंड वाला सेल प्राइस कितना है इसका, 20 रुपए है। यहाँ तक बात क्लियर है। और जब सेकंड टाइम इसने सेल किया है यहाँ पर अपने कॉस्ट प्राइस से, तो इसको कितना हानि हुई, x% की ही हानि हुई, तो x% ऋणात्मक है, नेगेटिव में है। समझ में गए होंगे यहाँ तक। अगर हम क्या करें, अगर मान लीजिए हम जो डिफरेंस है यहाँ सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, इसको घटा दें और ऊपर जो परसेंटेज है यानी कि x और यानी धनात्मक वाला ऋणात्मक वाले से धनात्मक से ऋणात्मक को अगर निकाल दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम निकाल लेते हैं जो डिफरेंस है उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो आप करेंगे यहाँ पर x माइनस, चूंकि ये वाला जो x% है ये माइनस में है तो यहाँ पर हम ये -x ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपका क्या, पहली बार सेल कितने में हुआ है, 40 में हुआ है, और दूसरी बार 20 में हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x + x हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 2x हो गया, ये आपका 20 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 10। यानी कहने का मतलब क्या है, जो डिफरेंस है x का वो 10 का है। यानी कि ये जो इसकी मूल कीमत है वो कितनी है, 30 रुपए। तभी तो इसने यहाँ पर -10 के घाटे से बेचा है, और इधर कितने हैं, इधर जो है +10 के प्रॉफिट से बेचा है। दोनों में क्या है, दोनों में समान 10-10 रुपए का, एक तरफ 10 रुपए का लाभ हो रहा है और एक तरफ समान ही 10 रुपए की हानि हो रही है। तो मूल कीमत यहाँ पर कितनी आई, मूल कीमत है आपकी 30 रुपए, यानी मूल कीमत आपकी जो है आपकी कितनी है, 30 रुपीज़। और यही तो हमें ज्ञात करना था कि वस्तु की मूल लागत कितनी है, ये है सी वाला, यानी 30 रुपए। तो आंसर है आपका 65 का सी वाला। 66वां प्रश्न है अब आपका, किसी वृत्त की परिधि एक समान दूरी पर 24 बिंदु हैं यहाँ पर, यानी इस वृत्ति पर एक समान दूरी पर यहाँ पर क्या है, 24 बिंदु हैं। इनमें से शीर्ष के रूप में 3 बिंदुओं के समुच्चयों से अधिकतम कितने समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं। अब देखिए इस तरह से है, एक वृत्त है, वृत्त की परिधि है, इसमें यहाँ पर इस तरह से डॉट हैं, 24 डॉट हैं, 1 2 3 ऐसे करके ये डॉट यहाँ पर 24 डॉट हैं। देखिए मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रैंडमली यहाँ पर केवल डॉट बना रहा हूँ, ये 24 डॉट हैं। तो बोला गया है कि शीर्ष के रूप में 3 बिंदुओं के समुच्चय से अधिकतम कितने समबाहु बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अधिकतम 3, क्योंकि एक त्रिभुज को बनाने के लिए हमें 3 बिंदु चाहिए होते हैं, 3 बिंदुओं से ही तो बनता है मिलकर एक त्रिभुज। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कितने बिंदु हैं, यहाँ पर हमें बताए गए हैं 24 बिंदु हैं। तो हम क्या करेंगे, आप 24 में 3 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। यानी कि यहाँ पर आप 8 समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। तो यही तो आपका आंसर है 66 का सी वाला, यानी कि 8। 67वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए, 4 12 95, 1 1 96, 29 1 96, 26 2 96। तो यहाँ पर हम पहले फ्रेश रूप में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका है 4 12 और ये 95 है, ठीक है। इधर आपका कितना है, ये 1 1 और ये 96 है। इधर आपका कितना है, 29 1 और ये आपका 96 है। इधर आपका है 26 2, ये 96 है, ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हमें नहीं पता है अभी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, चूंकि ये 12 का मतलब क्या है, दिसंबर का महीना है। दिसंबर का महीना कितने का होता है, 31 दिन होते हैं इसमें। अगर आप इसको काउंट करेंगे यहाँ से लेकर 1 जनवरी तक, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर 28 दिन हैं। यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 28 दिन, यानी 28 दिन यहाँ पर जुड़ रहे हैं इसमें, 28 दिन इसमें जुड़ रहे हैं। समझ गए होंगे यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से आप 1 1 96 से 29 1 96 तक जाएंगे तो भी आप देखेंगे यहाँ पर भी 28 डेज जो है जुड़ रहे हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक। इसी तरह से 29 1 96 से, क्योंकि आपका जनवरी जो होती है वो 31 की होती है, यानी आपको जो महीने हैं वो कितने कितने दिन के हैं ये ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस तरह का प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे। जनवरी भी आपकी कितने की, 31 की होती है, तो आप उसी हिसाब से काउंट करेंगे। यानी कि एक तो इधर के 2 दिन हो गए भाई, 30 31 हो गया, और इधर के 26, तो ये भी यहाँ पर कितना, ये भी 28 दिन हो गए, 28
बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सी तिथि आएगी? अब देखिए इसमें कुछ नोटिस करने वाली बात है, शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया होगा और कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। यही जो बारीक बारीक चीजें हैं ये आपके प्रश्न को गलत करवा देती हैं। यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब है यहां पे फरवरी का महीना है। यहां तक बात क्लियर है? अब फरवरी का महीना कौन सा है, 28 दिन वाला है या 29 वाला है, ये भी हमें पता नहीं है भाई। हमें ये भी पता नहीं है कि नॉर्मल फरवरी का महीना है या फिर लीप ईयर वाला फरवरी का महीना, ये पता नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया आसान तरीका होता है, हम 4 से जो भी उसका ईयर है उसमें भाग दे देते हैं। यानी यहाँ पर 1996 है, अगर 4 से आप इसमें भाग देंगे, और भाग कहने का मतलब क्या है, पूरा पूरा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर रिमाइंडर रह जाए, कोई रिमाइंडर रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो जब आप 4 के इसमें 1996 में भाग देंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका 4 बार, यानी कि 16। यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 3 बचा। मैं ये आपका यहाँ पर कितना बचा, ये 3 बचा, यहाँ पर 3, और ये कितना है यहाँ पर 39 हो गया। आप फिर से देंगे यहाँ पर, ये 9 बार जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 36। तो इस तरह से ये कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब आप 6 को यहाँ पर ले लेंगे तो ये आपका 36 आएगा, और ये आपका फिर से यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर 36 बार चला जाएगा। यानी यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ, 1996 आपका क्या है, एक लीप ईयर है। 1996 क्या है, एक लीप ईयर है। इसका मतलब ये है कि फरवरी में यहाँ पर फरवरी में 29 डेज होंगे, 29 डेज होंगे। यानी आप कभी भी आप एग्जाम में बैठे हो तो हमेशा इसी पद्धति से आपको निकालना है। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कोई भी यहाँ पर शेषफल नहीं बचना चाहिए, और भाग पूरा पूरा चला जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो साल आपकी क्या है, लीप ईयर वाली साल है। और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी एक नॉर्मल साल है, वो आपकी लीप ईयर वाली साल नहीं है। तो ये हमें पता चल गया कि 26/2/1996 जो है, यानी कि जो यानी फरवरी 1996 जो एक लीप ईयर वाला साल है, इसका मतलब ये है कि इसमें 29 दिन है। तो अब आप इसके हिसाब से काउंट कीजिए, यहाँ 26 तक हो गया, अब 27, 28, 29, 27, 28, 29, इसका मतलब क्या, 3 दिन इधर हो गए और 25 दिन उधर होंगे। तो यानी कि ये डेट हो जाएगी आपकी 25/3, यानी कि मार्च का महीना आ गया, और 96। तो यही तो आपका आंसर है, यानी कि आंसर है आपका यहाँ पर 67 का बी वाला। तो देखिए आपने ध्यान दिया होगा, ये छोटे छोटे से जो प्रश्न हैं, आपको बिल्कुल बारीक से प्रश्न दिखते हैं, आपको बड़ा आसान दिखा होगा, 28 28 जोड़ते जाओ आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर जो बारीक सा डिफरेंस था, ये कहीं ना कहीं आपका प्रश्न गलत करवा देता। तो इन्हीं को नोटिस करना है आपको। तो यहाँ पर आंसर है आपका बी वाला। 68वां प्रश्न है अब आपका, 5 सेंटीमीटर विकर्ण के आयत में फिट करने के लिए 12 समान वर्गों को रखा गया है। आयत में 3 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 4 वर्ग हैं। निकटवर्ती वर्गों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं है। यानी कि हमें एक आयत बनाना है इस तरह का, ठीक है, आप एक आयत बना दीजिए। इस तरह का हमने एक आयत एक ड्रॉ कर दिया। इसमें 3 पंक्तियां हैं आपकी, एक रो और सेकंड रो, और प्रत्येक में क्या है, 4 वर्ग हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो वर्ग के बारे में तो आप जानते होंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग में आपकी जिसकी लंबाई और जिसकी चौड़ाई है बराबर हो, वही तो वर्ग होता है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो एक आयत है, आयत के बीच में हमने 12 वर्गों को मिलाकर एक आयत बनाया है, और ये पता है आपको कि हर वर्ग की यहाँ पर जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर आगे जो बोला गया है वो आप पहले देख लीजिए कि आयत में 3 पंक्तियां हैं। यहाँ पर आपकी 3 पंक्तियां दिख रही होंगी आप, पहली पंक्ति, सेकंड पंक्ति और थर्ड पंक्ति, और हर पंक्ति में आपको 4 वर्ग देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। 5 सेंटीमीटर विकर्ण के आयत में फिट करने के लिए, यानी आपने यहाँ पर क्या किया, 5 सेंटीमीटर का एक विकर्ण था वो इसमें फिट कर दिया। यानी विकर्ण कितने का है, ये 5 सेंटीमीटर का, यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पर एक विकर्ण इसमें डाल दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि इसमें जो ये वर्ग रखे गए हैं, इन वर्गों को रखकर जो आयत बनाया गया है, तो इसमें से एक वर्ग का लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी है, ये पूछी गई है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो चूंकि हमें यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दी हुई है, तो हम ये मान लेते हैं एक जो वर्ग है इसका, यानी एक जो वर्ग है इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई क्या है, ये वाली भी चौड़ाई जो है ये भी x है, ये हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यानी कि जो वर्ग है वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये x है, ये हमने मान लिया।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर आप इसको देखें, यानी कि अगर आप देखें तो ये एक्स एक्स ये लगातार एक्स है, क्योंकि इसको मिलाकर बनाया गया, तो ये कितना हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो गया, ये 3x हो गया भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप पूरी देखें, क्योंकि हमने 3 यहाँ पर वर्ग मिलाए हैं, तो ये कितनी हो गई, ये आपकी 3x हो गई। इसी तरह से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई, वो 4x होगी आपकी, क्योंकि 4 वर्ग है, तो यहाँ पर कितनी हो गई, ये 4x हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब देखिए इसमें करना क्या, बड़ा सिंपल है ये। यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, वो यहाँ पर एप्लीकेबल करनी है, क्योंकि यहाँ पर वही बन गया कि भाई ये एक तरफ क्या है, एक तरफ हमें लंब की दी हुई है और एक तरफ क्या है, आधार की हमें जो है लंबाई दी हुई है, यानी एक तरफ लंब की जो आपकी जो है उसकी लंबाई दी हुई है और दूसरी तरफ हमें आधार की लंबाई दी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये कंडीशन यहाँ पर रख देनी है, तो आप रख दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका विकर्ण, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, तो इसका 5 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 25। आप जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 25x स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर आप 25 से 25 काट सकते हैं, ये कितना बचा, x स्क्वायर बराबर 1, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वर्ग दिया हुआ है, इसमें मैं बना के बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो वर्ग है ये आपका 1 सेंटीमीटर का है। वर्ग की जो एक भुजा है ये कितने की है, ये 1 सेंटीमीटर की है, और हमने यही तो हमें निकालना था, ये आपका 1/1 का वर्ग है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सी वाला, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 68 का, यहाँ पर सी वाला। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 3 प्रश्नांश नीचे दिए गए आलेख यानी ग्राफ पर आधारित हैं, जो किसी वर्ष में 6 माह की अवधि के दौरान 3 अलग अलग प्रकार के स्टील के आयातों को दर्शाता है। इस आलेख का अध्ययन कीजिए और इसके पश्चात आने वाले 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका जो ये ग्राफ है, इसमें जो स्टील है, स्टील का आयात दिखाया गया है, और ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ में ये 3, ये इसे घबराना नहीं है। एक इसमें ये दिखाया गया है, ये स्टील के प्रकार हैं, जैसे ये वाला जो है ब्लैंक वाला है, ये कुंडली को दिखा रहा है, यानी ये जो एक कॉइल स्टील होती है आपकी, कॉइल के फॉर्म में आती है, उस स्टील के आयात को दिखा रहा है ये, ठीक है। वहीं आप ये 3 जो डंडे हैं इसमें, ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये किसमें, जो शीट वाली स्टील होती है, शीट के फॉर्म में आती है, उसको दिखा रहा है, उसके आयात को दिखा रहा है। ये जो चेक टाइप है, ये चेक बॉक्स टाइप है, ये कतरन वाला, ये स्क्रैप स्टील को दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा जो आपका बार है यहाँ पर किसको दिखा रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोष्टक में दिए गए आंकड़े 6 माह की अवधि के दौरान प्रति टन औसत लागत को दर्शाते हैं। ध्यान देना, किसको, ये औसत लागत को दर्शा रहे हैं, यानी एक तरफ तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इसके महीने दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पर क्या है, 1000 टन आयातित मात्रा दिखाई गई है। तो चलिए प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेते हैं। 69वां प्रश्न है अब आपका, वर्ष के प्रथम 3 माह में चादर यानी शीट स्टील का आयात 1000 टन में मापते हुए कुंडली यानी कॉइल स्टील के आयात से कितना अधिक था। यानी कि हमें पूछा गया है कि जो चादर वाली ये वाली जो है शीट स्टील जो है, इसका प्रथम 3 महीनों में, यानी कि ये जनवरी, फरवरी और मार्च में यहाँ तक, ठीक है, इसमें चादर वाली स्टील का कुंडली वाली स्टील की तुलना में कितना अधिक था, कितना अधिक इसका आयात था, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो बड़ा सिंपल है आपका। तो आपकी जो शीट स्टील है, सबसे पहले शीट स्टील जो है जो दी हुई है उसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। शीट स्टील बराबर, तो सबसे पहले जनवरी के महीने में देखते हैं, क्योंकि शीट स्टील वाला ये वाला 3 लाइन वाला जो बार है आपका, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है इस जनवरी के महीने में कितना 40,000 टन हमने आयात किया, तो हम केवल यहाँ पर सिंपली 40 लिख ले रहे हैं, 1000 टन नहीं लगा रहे हैं, 40 लिख ले रहे हैं, ठीक है। हमने 40,000 टन का आयात किया। इसके अलावा फरवरी के महीने में अगर शीट स्टील को देखें तो आप ये पाएंगे कि पूरी तरह से 38 पे नहीं है, ये पूरी तरह से 38 पर भी नहीं है और ना ही ये 36 पर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 37 पर आ रही है, यानी कि फरवरी महीने में जो आयात है इसका वो कितना हुआ है, 37,000, ठीक है, टन हुआ है फरवरी महीने में। मार्च का देख लेते हैं, मार्च में शीट स्टील का कितना हुआ है, तो मार्च का अब आप देख लीजिए, ये आपका आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये 36, ठीक है, यानी मार्च में इसका कितना हुआ है, 36 का हुआ है। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ, ये आपका आ जाएगा 113, यानी कि हमने यहाँ पर 113,000 टन का शीट स्टील का 3 महीनों में आयात किया है। अब यहाँ पर किससे हमें कंपेयर करना है, कुंडली से। तो आप जो कॉइल स्टील है इसको भी निकाल लीजिए,
कॉयल स्टील को, कॉयल स्टील बराबर, तो देखिए कॉयल स्टील वाला कौन सा है आपका, ये वाला है। तो पहले महीने में कितनी आई है कॉयल स्टील, ये आप देख रहे हैं, ये यानी जनवरी में 30 है, ठीक है। फरवरी में अगर आप देखें तो फरवरी में आप देख रहे होंगे पूरी तरह से 32 पर नहीं है ये, यानी कि 30 और 32 के बीच में, यानी 31 है ये फरवरी के महीने में, 31,000 टन आई है। और अगर इसको अगर मार्च के महीने में इसको देखें तो मार्च के महीने में अगर आप इसको आगे बढ़ाते ले जाएं तो यानी इसका मतलब क्या है, ये मार्च के महीने में भी, यानी कि ये आ रही है मार्च के महीने में 32 और 34 के बीच में, यानी 33 है, 33 है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 94, 94। अब सिंपली क्या है, कंपेयर करना है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष के प्रथम 3 माह में जो चादर यानी शीट स्टील का आयात है ये कुंडली स्टील की आयात से कितना अधिक था। तो आप क्या करेंगे, 113 में से इसे घटा दीजिए, सिंपली आपको पता चल जाएगा 113 क्या है, शीट स्टील का आयात है टोटल, और ये क्या है 94 आपका कुंडली स्टील का यानी कॉयल स्टील का आयात है। तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो घटाने के उपरांत कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 19, यानी कहने का मतलब क्या है, ये है आपका 19,000 टन आयात इसका अधिक है। तो ये यहाँ पर आंसर होगा 69 का आपका सी वाला। बड़ा सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल ग्राफ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते गए हैं, उसको हमने ग्राफ से देखकर यहाँ पर लिखते गए हैं और बाद में उसमें से आसानी से कर दिया। कोई भी यहाँ पर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल ग्राफ को हमें पढ़ना आना चाहिए। 70वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, 6 माह की अवधि के दौरान आयात किए गए चादर यानी शीट स्टील का सन्निकट कुल मूल्य कितने डॉलर में पूछा गया है। यानी 6 महीने का यहाँ पूछा गया कि 6 महीने की जो चादर स्टील है इसका जो आयात हुआ है, क्योंकि हमें बताया गया है कि भाई प्रति 1000 टन आयातित है, तो ये यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है डॉलर में, तो हमें पूरा निकालना है, टोटल निकालना है इसका। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो शीट स्टील है आपकी, शीट स्टील बराबर 6 महीने का आप यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो हमने पीछे के 3 महीने का तो हमने देख लिया है, जनवरी फरवरी मार्च का शीट स्टील का कितना है 113 है, इसको तो हम यहाँ एट लिख दे रहे हैं 113। देखिए इस तरह का जो स्मार्ट वर्क है कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन को बचाएगा, क्योंकि हमने पिछले सवाल पे निकाला है यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च का 113 आ रहा है, बाद बाकी अब इसका निकाल लीजिए और अप्रैल मई और जून का निकाल लीजिए। तो अप्रैल का कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर आप अप्रैल का यहाँ पर देखें तो अप्रैल का आ रहा है 36, अप्रैल का अगर आप देखें यहाँ पर तो ये यहाँ से आप इस तरह से डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका अप्रैल का आ रहा है 36 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से मई का अगर देखें तो मई कितना आ रहा है, यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से चलती जा रही है ये, तो मई का आ रहा है आपका 34, 36 प्लस 34, और फिर कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, ये आ रहा है आपका अगला वाला भी आपका 34 है जून का, तो ये भी 34। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी मात्रा इसकी कितना हो गया, ये इन सबको जोड़ने पर आपका आ गया 217, यानी कि 217,000 टन का हमने आयात किया है। अब चूंकि यहाँ पर डॉलर में इसका मूल्य दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू इसकी निकालेंगे। टोटल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डॉलर में जो इसका प्राइस दिया हुआ है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वैल्यू बराबर क्या होगा 217, यानी हम 1000 टन नहीं ले रहे हैं अभी, डायरेक्ट यहाँ पर जो संख्या दी है वो लिख ले रहे हैं, और इंटू 216, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर संख्या जो प्राप्त होगी वो 55,552 प्राप्त होगी, 55,552 संख्या प्राप्त होगी। अब चूंकि यहाँ पर बोला गया सन्निकट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5552 तो कोई है नहीं, 5550 इसके नज़दीक वाला है, तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर है। यानी कि हमने जो 6 महीने में जो चादर स्टील यानी शीट स्टील का आयात किया है उसकी कितनी वैल्यू है, ये 5550 के बराबर है। तो यहाँ पर आंसर है 70 का सी वाला। ये भी बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा हमने नहीं करना पड़ा। 71वां प्रश्न है अब आपका, वर्ष के प्रथम 3 माह में, यानी वर्ष के प्रथम 3 माह कौन से, जनवरी फरवरी और मार्च, इसमें आयातित चादर यानी शीट स्टील और कतरन स्टील का सन्निकट अनुपात क्या है, यानी अप्रोक्सीमेट अनुपात क्या है, ये आपको निकालना है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपके जो स्क्रैप स्टील है, सॉरी स्क्रैप बोल रहा हूँ मैं, शीट स्टील है, शीट स्टील का प्रथम 3 माह का हम निकाल चुके हैं, शीट स्टील का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, कितना आया था 113 आया था, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो हम ये एज रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा समय बच जाएगा। अब हमें किसका निकालना है, कतरन वाले का निकालना है, यानी स्क्रैप स्टील का कितना है वो हमें निकालना है। तो आप निकाल लीजिए स्क्रैप स्टील का 3 महीने का, स्क्रैप स्टील वाला कौन सा है, चेक वाला है ये,
तो आप देखेंगे ये जनवरी का कितना है, 32 है, 32 यानी 32,000 टन रहा है। अगर इसका फरवरी का देखें तो फरवरी का कितना है, ये 34 रहा है ये। इसके अलावा अगर आप मार्च का देखें इसका, तो मार्च का कितना रहा है, मार्च का इसका 32 रहा है। आप इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 98, यानी इनको सबको जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है आपको, यानी कि आपको जो शीट स्टील और यहाँ पर किसका, शीट स्टील का और स्क्रैप स्टील का यहाँ पर रेशियो ज्ञात करना है, यानी इसका रेशियो आपको निकालना है। यानी रेशियो अगर हम निकालें तो कितना आएगा रेशियो ये आ जाएगा 113:98, लेकिन यहाँ पर 113:98 के फॉर्म में कोई है ही नहीं उत्तर। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर 113 में 98 का भाग दे दीजिए, 113 में 98 का भाग दे दीजिए। तो भाग देने के उपरांत आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, वो होगी यहाँ पर आपको 1.2, यानी कि आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 1.2 के लगभग इसके पीछे। और तो आपको पता ही होगा जब अंश दिया हो तो ऑब्वियसली बात है इसके नीचे क्या होता है, हम एक हर के रूप में ले लेते हैं, एक हम यहाँ पे हर के रूप में मान सकते हैं। यानी अगर हम इसको अब क्या किसके रूप में, रेशियो के रूप में लिखना चाहें तो रेशियो अब क्या लिखा जाएगा इसका 1.2 रेशियो 1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका यही आपका आंसर है। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला, 71 का बी वाला 1.2:1। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश किसी एक ही ठोस की घूर्णित यानी कि रोटेटेड स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, घूर्णन वाली जो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ठोस के विभिन्न फलक भिन्न भिन्न प्रतीकों जैसे बिंदुओं, क्रॉस तथा रेखा द्वारा चिन्हित हैं। दिए गए चित्रों के बाद आने वाले 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिसमें नंबर पड़े होते थे या कोई लेटर बना होता था, सेम उसी तरह से, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, वही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वही है कि एक यहाँ पर क्या होगा, एक फलक ऐसा होगा उसके 4 जो हैं एडजेसेंट होंगे, पड़ोसी होंगे। ठीक है, और एक इसका जो है अपोजिट होगा। भाई हमें रूल यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा फलक आइडेंटिफाई करें, यानी ऐसा फलक आइडेंटिफाई करें जो कि इसमें कॉमन हो। तो आप देख रहे हैं ये डंडे वाला जो फलक है ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो डंडा है इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, और डंडे के जो है पड़ोसी पड़ोसी कौन कौन से होंगे यहाँ पर, इसमें 1 और 2 दिए हुए हैं, यानी कि 1 बिंदु, यहाँ पर आपका 2 बिंदु, इसमें इधर कौन कौन से हो गए, ये 3 बिंदु और 4 बिंदु, 3 बिंदु और यहाँ पर कौन सा है, ये 4 बिंदु हो गए। ठीक है, अब इसका अपोजिट कौन सा होगा, इसका अगर अपोजिट देखें तो इसका अपोजिट कौन सा बचा, एक्स बचा, इसका अपोजिट होगा आपका एक्स वाला। ठीक है, अब ध्यान देना, आप थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देना इन दोनों में, यानी कि पहले और तीसरे वाले जो पासे की दिशाएं दिखाई गई उसमें ध्यान देना। जो पहला वाला है, यानी जो पहला वाला जो पासा है वो किसके पीछे है, ये तीसरे के पीछे है। वहीं जो सेकंड वाला है वो किसके पीछे है, 4 के पीछे है। यानी कि यहां पर आप देख पा रहे हैं जो पहला वाला जो है ये वाला, ये किसके पीछे है, ये 3 के पीछे है, लिख दे रहा हूं मैं इस तरह से। और जो आपका सेकंड वाला है आप देख पा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी हैं ये, भाई एक डंडे के ये सब पड़ोसी हैं, आपकी जो लाइन है इसके सब रेखा के सब पड़ोसी हैं, 1 2 3 4। और ये आप जो सेकंड 2 नंबर यानी 2 डॉट वाला जो पासा देख रहे हैं किसके उलट में है, किसके उलट में है, ये है आपके 4 डॉट वाले पासे के उलट में। यहां तक बात क्लियर है आपको। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। और एक्स का जो अपोजिट कौन सा हो गया, एक्स का अपोजिट डंडे वाला हो गया, रेखा वाला हो गया। तो आपने यहां पर इसका जो है निकाल लिया है ये। अब प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है, यानी एक ही बिंदु वाले, यानी एक बिंदु का सिंगल डॉट वाले इसके विपरीत फलक पर, तो हमें पता है इसके विपरीत फलक पर क्या आ रहा है, 3 डॉट आ रहे हैं, ये आ रहा है। इसके विपरीत फलक पर आपके क्या है, 3 डॉट आ रहे हैं। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, 72 का बी, यानी इसके विपरीत फलक पर यहाँ पर 3 डॉट आ रहे हैं। 73वां है आपका, 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है, 2 जो बिंदु हैं आपके ये वाले, इसके विपरीत फलक पर क्या आएगा, इसके विपरीत फलक पर आपके 4 बिंदु वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, 4 बिंदु वाला। तो यहां पर आपका आंसर होगा आपका 4 बिंदु, 73 का सी, यानी कि 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर 4 बिंदु आ रहे हैं। क्रॉस वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या प्रतीक है, तो अभी हमने क्रॉस वाला फलक भी निकाला है। तो क्रॉस वाले फलक में आप देख लीजिए, यानी क्रॉस वाला फलक जो एक्स है, ये क्रॉस है, ये इसके विपरीत पर क्या है, 1 है, रेखा है।
तो यहाँ पर आपका हो गया यहाँ पर आंसर सी, 74 का सी, यानी क्रॉस वाले के विपरीत में रेखा आ रही है, तो आंसर है यहाँ पर 74 का सी। 75वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र पर विचार कीजिए, उपयुक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं इसमें डिपेंड करता है, अगर आपके पेपर में प्रिंटिंग बढ़िया है, आपको जो पेपर मिला है उस पर अगर अच्छे से प्रिंट है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि कोई फॉर्मूला पर्टिकुलर फॉर्मूला हो उससे निकालने हम नहीं, यहाँ पर आपको काउंट करने पड़ेंगे 1 बाई 1। देखिए एक त्रिभुज आपका कौन सा है, एक आपका त्रिभुज आपका ये वाला हो गया। ठीक है, मैं लाइन फिराता जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए, ये आपका एक ये हो गया। ठीक है, ये फ्रंट की बात हो रही है, ये फ्रंट की तरफ जो दिख रहे हैं ये हो गए, और इसके अपोजिट में भी उतने ही होंगे, ये ध्यान देना। दूसरा वाला त्रिभुज आपका कौन सा हो गया, दूसरा वाला आपका ये वाला हो गया। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। अगला वाला आपका थर्ड वाला ये हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया, समझ रहे होंगे आप। ये जो है आपका ये वाला जो त्रिभुज है ये कौन सा हो गया, ये आपका चौथा वाला हो गया आपका। ठीक है, ये जो है इसके ये बीच में ये कौन सा हो गया, ये आपका 5वां वाला हो गया। ठीक है, ये जो इधर है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका 6वां हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज एक बन रहा है, ये वाला ये और ये आपका कौन सा हो गया, ये 7वें नंबर का हो गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर भी बन रहा है ये वाला, ये आपका कौन से नंबर का हो गया, ये 8वें नंबर का हो गया। यहाँ पर 2 बन रहे हैं, 9वां नंबर का और 10वां नंबर का। यानी कि एक साइड में आप फ्रंट से देख रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं आपको, 10 ट्राइंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अपोजिट में भी 10 ही हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल हो गए आपके, 20 हो गए। यानी कि इस चित्र में 3D चित्र में आपको 20 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं, तो यही आपका 75 का आंसर है। आंसर है यहाँ पर बी वाला। 76वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए योग पर विचार कीजिए। आपको एक संख्या दी गई है, इसमें आप देख रहे हैं डॉट प्लस 1 डॉट प्लस 2 डॉट प्लस डॉट 3 प्लस डॉट 1 इक्वल टू 2 1 डॉट। उपयुक्त योग डॉट किसके लिए है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, जो डॉट है डॉट बराबर किसके है, एक्स के बराबर है, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इससे हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें करने में आसानी हो जाएगी। तो करके देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको करने से पहले कुछ हम आपको बेसिक चीज़ें वो बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 डॉट लिखा हुआ है, इसको फिर हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमने क्लास 4th 5 में एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे दहाई का कोई अंक है, जैसे मान लीजिए 45 संख्या है, इसको दहाई और इकाई के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, 40 + 5 ऐसे तो लिखते हैं आप। कोई सैकड़े का अंक है, मान लीजिए सैकड़े का अंक 237 है, इसको आपको लिखना है, यानी इसको सैकड़ा दहाई इकाई के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 200 + 30 + 7 ऐसे तो लिखते हैं आप। तो वो चीज़ यहाँ पर भी आएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको पहले बता दिया ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि सर ने ये क्यों लिखा है। हम ये यहाँ पर दहाई और इकाई के रूप में लिखेंगे विभक्त करके। तो यहाँ पहला वाला जो डॉट है यहाँ पर x आ गया आपका। अब अगला वाला जो डॉट है 1 डॉट ये वाला है आपका। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि ये इकाई है, डॉट जो है एक इकाई के रूप में काउंट करेंगे और ये आपका क्या है सैकड़े के रूप दहाई के रूप में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 10 + x हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 + x। सेम इसी के लिए इसके लिए भी यही होगा 2 डॉट के लिए। ठीक है, 2 डॉट के लिए भी यही होगा, यानी कि 2 क्या है यहाँ पर, एक दहाई का अंक है। ठीक है, और x क्या है, इकाई के अंक पर है, तो यहाँ पर 20 + x हो जाएगा, 20 + x हो गया आपका। आगे यहाँ पर डॉट 3 है, डॉट 3 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 जो है इकाई के स्थान पर है और डॉट यानी कि x जो है वो दहाई के स्थान पर है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये बन जाएगा 10x + 3। तो इसे लिख दीजिए आप 10x + 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर है डॉट 1, यानी कि ये डॉट 1, इसका मतलब क्या है, इसका भी वही है 10x + 1। तो ये भी लिख दीजिए प्लस 10x + 1 इक्वल टू किसके, 210। ठीक है, ये लिखा हुआ 210, यानी कि ये सॉरी 210 में बोल रहा हूँ, 21 डॉट। इसमें आप देख रहे होंगे ये क्या है आपका, एक सैकड़े का अंक है, तो आप क्या करेंगे 200 प्लस एक क्या है दहाई के अंक पर है 10 प्लस ये क्या है इकाई के अंक पर है, तो ये x। तो आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पे जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ इस जगह पर। तो ये आपका इस तरह से लिखा आ जाएगा 200 + 10 + x। अब आप इस सबको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं अलग कलर का पेन यूज कर ले रहा हूँ। तो कितने x हैं यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ पर 10 10 और 3 13 और 10
23, यानी कि यहाँ पर टोटल 23 आपके क्या हैं, एक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर कितने हैं आपके, 10 और 20 30, 30 और 3 33 और 1 34, 23x प्लस कितना हो गया ये 34। इधर आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर आप जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 210 प्लस x। अब x जो है इधर चला गया, 34 इधर आ गया, तो जब x इधर जाएगा किसका हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 23x माइनस x, यहाँ पर 210 और ये 34 इधर आया है तो किसका ऋणात्मक हो जाएगा, ये 34 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी आप अब जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसमें से इसको जब घटाएंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी यहाँ पर 22x बराबर 176। इसको काट दीजिए आप, 2 से काटेंगे आप, ये 11 बार कटा और इसे काटेंगे आप कितना, यानी कि ये 8 बार और ये भी फिर से 8 बार कटेगा ये। ठीक है, तो ये 11 का जब 8 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आएगा आपका 8। कहने का मतलब क्या है, डॉट वाले स्थान पर कितना आएगा, डॉट वाले स्थान पर 8 आएगा, 8 का अंक आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 76 का, यहाँ पर डी वाला 76 का आंसर है यहाँ पर डी। 77 है, संख्याओं के निम्नलिखित प्रतिरूप पर विचार कीजिए और उपयुक्त प्रतिरूप में जो रिक्त स्थान है इस पर कौन सी संख्या आएगी। आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा नोटिस कीजिए, ये जो संख्याएं हैं यानी कि ये और ये क्या है, ये जुड़ रही हैं, दोनों जुड़ रही हैं और इनका जो योग है इसमें से बीच वाली संख्या को घटाया कर आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है। यानी आप कर लीजिए, यहाँ पर 8 और 4 कितना होता है, 8 और 4 12 होता है, इसमें से जब आप 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 6 प्राप्त होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये वाला जोड़ लीजिए, 10 और 6 कितना हो गया, 10 प्लस 6 आपका हो गया 16 और इसमें से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि ये बचेगा आपका 11। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, यानी कि 15 और 8 जोड़ लीजिए आप, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23 हो गया और इसमें से 8 को घटाएंगे तो कितना बचा, सॉरी इसमें 7 को घटाना है, 7 को घटाएंगे इसमें तो कितना बचा 16 बचा। ठीक है, ये वाली आप जोड़ लीजिए, ये वाली यानी कितना हो गया, ये 13 और 8 कितनी हो गई, 13 और 8 हो गई 13 प्लस 8 ये हो गई 21 और इसमें से कितना को घटाना है, 4 को घटाना है तो कितना बचा 17 बचा, यानी कि रिक्त स्थान पर आपका कौन सा आएगा 17 आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर 77 का ए वाला, यहाँ पर आंसर है यहाँ पर ए। 78 है अब आपकी, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण यहाँ पर खींचे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा सीधा फॉर्मूला है, इसके लिए कुछ ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। हमें यहाँ पर जो डायगोनल है यानी विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है, तो विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको लगाना है। तो विकर्णों की संख्या बराबर यहाँ पर है n माइनस 3/2। तो n क्या है, यहाँ पर एक अष्टभुज है, यानी अष्टभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। तो n का मान यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 माइनस 3 कर लीजिए अपॉन 2। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 में से 3 गए 5 बचे, तो 8 × 5 अपॉन 2, ये आपका 4 बार कट गया, यानी कहने का मतलब क्या है 20 आ जाएगा। यानी कि एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर आपके 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 78 का 20। 79वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी दो वाहनों के वेग आलेख यानी ग्राफ दिए गए हैं। सरल रेखा ओ के पी, सरल रेखा आपकी ओ के पी, ये आपकी वाहन ए की जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वेग को दर्शाती है, जबकि क्षैतिज सरल रेखा सी के डी ये वाहन वी के जो है वेग को ये दर्शाती है। चित्र में बताया गया है कि डी वह बिंदु है, यानी डी जो बिंदु है, ये बोला गया है डी वह बिंदु है जहां पी से क्षैतिज रेखा सी के डी यानी सी के डी जो है पर लंब इस प्रकार मिलता है कि पी डी बराबर हाफ एल डी। देखिए एल ये आप देख रहे होंगे, चूंकि अगर आप देखें जो वाहन ए का जो आपका वेलोसिटी वाला ग्राफ है, आप देख पा रहे हैं जो वाहन ए का वेलोसिटी वाला ग्राफ है ये यहाँ तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमने यहाँ पर एल पर कोई यहाँ पर क्या डाल दिया है, यहाँ से एल से यहाँ पर इस पर एक लंब डाल दिया है इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्म हो गया है यहाँ पर, ये आपका क्या है एक ट्राइंगल टाइप का एक फॉर्म हो गया है ये, ठीक है। इस तरह से समझ गए होंगे यहाँ तक, ये आपका एक ट्राइंगल टाइप फॉर्म हो गया है ये। अब देखिए इसमें जो बोला गया है पहले उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि पी डी बराबर यानी ये और ये जो है हाफ एल डी,
यानी एल डी की जो दूरी है, एल से लेकर डी तक की, यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की, ये उसका आधा है। हम ये मान लेते हैं एल डी की जो दूरी है वो एक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पी और डी जो है अब इसका आधा है, तो इसकी दूरी क्या होगी, x/2 होगी, आधी होगी इसकी। ठीक है, अब देखिए एल और डी की जब दूरी यहाँ पर क्या है, एक्स हमने मानी है, तो ऑब्वियस सी बात है ओ और सी, भाई जब ये लाइन जो है यहाँ पे क्षैतिज रेखा पड़ी हुई है सी के डी, ठीक है, ये इसके किसके समानांतर है, ये ओ एल के समानांतर रेखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ओ और सी जो है इसकी भी जो लेंथ होगी ये भी आपकी एक्स ही होगी कि नहीं होगी, ये भी एक्स होगी आपकी। यहां तक बात क्लियर है आपको। तो हम अपनी तरफ से यहां पर जो ओ और एल है, जो यानी कि समय वाला जो है, इसकी जो दूरी हम मान लेते हैं बाई मान लेते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी आपको। अब देखिए पूछा क्या गया है, समय अंतराल ओ एल में, समय अंतराल क्या है ओ एल में, वाहन ए और वाहन वी द्वारा तय की गई दूरियों के बीच क्या अनुपात है। यानी कि यहां पर जो आपका व्हीकल ए है, यानी कि जो वाहन ए की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए लिख देता हूं यहां पर मैं, डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, ये हमें यहां प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए यहां पर अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझ में पूरा आ जाएगा। जो आपका ओ के, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये ओ के पी, ठीक है, यानी कि ओ पी एल आपका एक त्रिभुज फॉर्म हो रहा है। यहां पर एक त्रिभुज, ये ट्रायंगल आपका ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यानी एक आपका त्रिभुज बन रहा है किस नाम से, ओ पी एल। अगर आप ओ पी एल त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है, यानी कि ओ पी एल का अगर एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे आप, एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 क्या होता है, एल इंटू एच। ध्यान देना, हमने चूंकि यहां पर ओ से एल तक की जो दूरी मानी है वो बाई मानी है, तो यहां पर आप पुट कर लीजिए वैल्यू 1/2 इंटू, जब हमने एल क्या माना है, यानी कि ओ से एल तक की जो हमने मानी है यहां पर, ये बाई मानी है, तो क्या है हमने यहां पे बाई रख देते हैं, बाई इंटू एच क्या माना है, एच आपका क्या है, ये आप देखिए एल से लेकर पी तक की जो दूरी है, यानी एल से एल टू पी की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स प्लस एक्स अपॉन 2। जब आप ये इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x/2 आ जाएगा। यानी कि h आपकी कितनी हो गई है, ये पूरी h जो हो गई यहां से लेकर यहां तक, ये हो गई आपकी 3x/2 हो गई। तो यहां पर आप रख दीजिए इसमें 3x/2। जब आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 3x/, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन 4, ये आपका यहां पर आ जाएगा 3x/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जो आपका एरिया निकल रहा है त्रिभुज ओपीएल का एरिया हो गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यानी कि वाहन ए पर जो हमारा त्रिभुज बन रहा है वाहन ए वाले से, तो इसका हमने यहां पर निकाल लिया। तो अब यहां पर क्या निकालना है, अब वाहन बी। अब देखिए वाहन बी का क्या है, वाहन बी आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है इस तरह से, यहां पे वाहन बी पर एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, ये वाला मैं अलग कलर का पेन यूज कर ले रहा हूं कि वाहन बी पर आप देख रहे हैं एक इस तरह का ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये कौन सा आपका रेक्टेंगल बन रहा है, आपका ये बन रहा है आपका OCDL, OCDL। इसका एरिया निकाल लीजिए आप, OCDL का एरिया मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कहां का एरिया निकालना है। तो इसका जो आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो यहां पर L आपका क्या है, नहीं लंबाई क्या है आपकी, हमने x मानी है क्योंकि यहां पर x बुझा है इसकी एक। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी यहां पर लंबाई क्या होगी इसकी, यानी कि यहां पर लंबाई यहां पर जो होगी हमने बाई है, ये वाली बाई मानी है, तो ये आपकी बाई हो गई यहां पर। ठीक है, और यहां पर जो ऊंचाई है इसकी, यानी कि जो चौड़ाई, ऊंचाई या चौड़ाई है, वो क्या मानी है हमने, यहां पर x मानी है, तो ये x, यानी ये आपका आ गया x/। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस निकल आई, वास्तव में ये क्या निकल आई, ये डिस्टेंस निकल आई है। तो अब आपको करना क्या है कि वाहन ए और वाहन बी के द्वारा तय की गई दूरियों के बीच क्या अनुपात है। तो ये तो आपकी डिस्टेंस किसकी निकली है, ये आपकी डिस्टेंस है, आपकी डिस्टेंस बी की निकल आई है। ठीक है, और ये जो आपकी डिस्टेंस निकली है, ये डिस्टेंस किसकी है, ये डिस्टेंस आपकी जो है ये ए की है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो आप निकाल लीजिए इनका। जब आप अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या होगा, आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस ए पर रख दीजिए वैल्यू, यानी डिस्टेंस ए अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, बी। इसमें आप वैल्यू रखिए, आप ए पर क्या आ रहा है 3x/4, यहां पर नीचे क्या आ रहा है x/आ रहा है।
ठीक है, ये 4 यहाँ पर आ गया आपका नीचे की तरफ। मैं प्रॉपर तरीके से लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये कितना हो गया 3xy अपॉन 4xy हो गया। अब यहाँ xy से xy कट गए, कितना बचा ये, यानी ये बचा आपका 3/4 बचा, यानी कि इसको हम 3:4 लिख सकते हैं। तो यही तो आंसर है आपका, यानी कि वाहन ए और वाहन बी के द्वारा तय की गई दूरियों के बीच में अनुपात जो है वो 3:4 है। यानी कि जो वाहन ए की डिस्टेंस दूरी तय की गई वो कितनी तय की गई है, वो ये आपकी आ गई थी। वाहन बी की जो डिस्टेंस तय की गई वो कितनी तय की गई, ये आ गई। हमने क्या किया, इनका हमें रेशियो निकालना था, तो हमने इनका डिस्टेंस ए अपॉन डिस्टेंस बी, ठीक है, तो आपकी ये निकाल ली, तो ये आपके 3:4 आ गया। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए जरूरी है कि अगर आपको जो नॉलेज है इस तरह की, यानी ट्रिगोनोमेट्री की अगर आपको नॉलेज है तो आप कर पाएंगे। त्रिकोणमिति आनी चाहिए, मेंसुरेशन आना चाहिए आपको इसके लिए, तो आप ये कर पाएंगे। बेसिकली ये मेंसुरेशन का था प्रश्न, तो आपने समझ लिया कि किस तरह से हमने यहाँ पर इसको निकाला है। 80वां प्रश्न है आपका, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। रेलवे लाइन के निकट खड़े किसी व्यक्ति को यह ट्रेन कितने सेकंड में पार करेगी। यानी कि एक ट्रेन है, इस तरह से लंबी है, इसकी लेंथ बताई गई कितनी है, 200 मीटर है, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लीजिए ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये पार कब माना जाएगा, जब ये पूरी ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, तभी तो पार माना जाएगा कि भाई व्यक्ति को क्रॉस कर दिया इसने। ट्रेन की कितनी बताई गई है लंबाई, 200 मीटर बताई गई है। यहाँ तक ध्यान से समझ में आ गया होगा, यानी जब तक ये पूरी ट्रेन नहीं निकल जाएगी तब तक ये क्रॉस नहीं माना जाएगा। और ट्रेन की हमें लंबाई दी हुई है कितनी, 200 मीटर। इसकी रफ्तार दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है सेकंड पे। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है आपकी दूरी है वो कितनी है भाई, डी बराबर आपका हो गया 200 मीटर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, यानी डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक निकलेगी तो 200 मीटर क्रॉस करेगी ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस आपकी होगी 200 मीटर। स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड बराबर आपका दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ध्यान देना, 40 किलोमीटर पर आवर को हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो हम किलोमीटर प्रति आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें इसमें 5/18 का गुणा करना पड़ता है। अब क्यों करते हैं वो भी हम बता दे रहे हैं। अगर आप 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये आपका 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसी तरह से अगर आप किसको, यानी कि 1 आवर को अगर सेकंड में लिखें तो किस तरह से आएगा, यानी 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट होते हैं आपके, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तभी तो आपका 1 घंटा जो सेकंड आपका निकल पाएंगे। ये कितना हो गया, यानी कि इस तरह से आप निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 60 × 60। अब हम यहाँ पे निकाल नहीं रहे हैं अभी, अब आपको किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, किलोमीटर की यहाँ पर क्या है, किलोमीटर की वैल्यू 1000 है, और ये कितना है 60 है, इंटू 60। आप जब इसको करेंगे पूरा काटेंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 10, यानी कि ये आपका 10 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 36। आप इसको फिर से काट दीजिए, यानी कि 2 से कटेगा, ये 5 बार कटेगा, और ये आ जाएगा 18। यानी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पर 5/18 क्यों रखते हैं, वो इस वजह से रखते हैं। हमने इतनी तो हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया है, इस वजह से टाइम लगा है। तो हमें पता है डायरेक्ट कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए गुणा इसमें, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें गुणा कर देते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 40 × 5/18, ठीक है। ये ऐसे करने पर हमें मीटर पर सेकंड में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको निकाल लीजिए, ये कितना आया आपका, ये आपका आएगा यहाँ पर 100/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, हमें किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर ये आपका 100/9 मीटर पर सेकंड आ गया। अब चूंकि हमसे जो पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है कि ट्रेन कितने सेकंड में इसको पार करेगी, इस व्यक्ति को पार करेगी। यानी टाइम बराबर आपको पता ही होगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमसे टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, अब देखिए इसमें रख लीजिए वैल्यू, डिस्टेंस आपकी कितनी है 200 है, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड को हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ये आपकी 100/9 है। 9 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी 9 आपका यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो आप जब इसको करेंगे तो 200 × 9/100, इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 × 9, यानी कि बराबर 18 सेकंड, क्योंकि हमें सेकंड में तो निकालना है, तो हमने सेकंड में पहले से कन्वर्ट कर लिया है। तो टाइम कितना लगेगा, 18 सेकंड। यानी कि
एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए एक व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? 18 सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 80 का डी वाला। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, आप लोगों में से कई सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि 2018 का पेपर काफ़ी टफ था सी सेट का। तो मैंने यहाँ पर आपको वो समझा दिया है। वास्तविकता ये है कि हाँ, जो पेपर है वो दिनों दिन अब टफ होते जा रहे हैं। जो लोग ये सोच के चल रहे थे कि सी सेट बिना पढ़े हम निकाल लेंगे, 27 क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करने हैं, उतने ही तो सही करने हैं, हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है। आपको सी सेट की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने ही पड़ेंगे। तभी आप एक यहाँ पर कह सकते हैं अनुमान लगा पाएंगे कि अगली बार जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के होंगे और कैसे हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आप लोग इस सब्जेक्ट को जो है लाइटली नहीं लेंगे, बल्कि सीरियसली होकर इसको समझेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।